ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। पीजीटी 2021 में आज जो हम अगला पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ये पेपर रहेगा पीजीटी इंग्लिश फीमेल। 30 जून 2021 की ये शिफ्ट थी जिसकी टाइमिंग 2 से 5 थी। हालांकि हम इसी सब्जेक्ट की और इसी डेट की एक शिफ्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जिसकी टाइमिंग थी 9 से 12। आज जो शिफ्ट है उसकी टाइमिंग 2 से 5 है। बाकी अगर इस पीडीएफ की बात करें तो ये कंप्लीट पीडीएफ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। और कौन से देखो आज के मैथ्स के 20 सवाल है, देखते हैं उनको बड़े ध्यान से। आपको एक एक क्वेश्चन समझना है। यहाँ से देखो मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक हिस्टोग्राम आपको दिखा रखा है और आपको बता रखा है कि किस वर्ष में हमने कितना सामान बेचा है, मतलब कितनी यूनिट्स बेची है। और इसके अलावा ये भी बता रखा है कि 2015 में हम एक यूनिट को, एक इकाई को ना 1000 रुपये में बेचा करते थे। और होता क्या है कि भाई प्रतिवर्ष 100 रुपये से कीमत बढ़ती जा रही है। अब 2019 में हमने टोटल कितने रुपए की सेल्स की है। तो 2019 में भाई एक तो आपको समझना है कि आपने कितनी इकाइयाँ बेची है, तो वो है 70। हालांकि ये थाउजेंड्स में है तो आप 3 ज़ीरो और लगा लो। इतनी इकाइयाँ आपने बेची है, जबकि एक इकाई कितने में बेची है, तो यहाँ आप 1000 में बेच रहे थे। 100 रुपये हर साल कीमत बढ़ती है। यहाँ देखो 1100 हुई होगी। 100 रुपये बढ़ने के बाद यहाँ कीमत 1200, फिर यहाँ 1300 और यहाँ 100 रुपये बढ़े तो 1400। यानी कि 1400 रुपये प्रति यूनिट की दर से हमने इतनी यूनिट बेची है। आप बस 14 गुना 7 करोगे ना तो 98 मिल गया आपको। और बाकी ये सभी ज़ीरोज़ मिलाकर ना मिलियन बनाएगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 98 मिलियन, ऑप्शन में आपको मिल रहा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। कहता है कि भाई 2x जो है बराबर 4y के हैं और बराबर है ये 7z के, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो आप इन तीनों को ना किसी यूनिट के बराबर मान लो। मतलब आप 2, 4 और 7 का एलसीएम लो जो कि 28 होता है। तो आप मान लो ये तीनों के तीनों आपस में जो बराबर है वो 28 के बराबर है। अब जैसे कि 2x 28 है तो x/28/2 होगा। आप बोलोगे 14 होगा। उसी तरीके से y जो होगा वो 28/4 यानी कि 7 होगा। और जो z होगा ना वो होगा 28/7 यानी कि 4। तो x रेशियो, y रेशियो, z आपको मिल गया। सिंपली आप वैल्यूज़ को यहाँ रखो और क्या रेशियो बनते हैं चेक करते हैं। x माइनस वाई प्लस जेड, यानी 14 में से 7 गया 7 और 4 जोड़ोगे तो 11 हो गया। उसी तरीके से x प्लस वाई, 14 और 7 21, और z उसमें से घटाना है यानी 21 में से 4 गया 17। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 11:17। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है आपको। कहता है कि भाई 3 जॉगर्स हैं और वो एक पार्क का राउंड कंप्लीट करने में क्रमशः इतना इतना सेकंड का टाइम लेते हैं। अब तीनों ने देखो एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया था एट नून। एट नून का मतलब बिल्कुल दोपहर, यानी कि 12 बजे। और कितने समय बाद तीनों उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है एलसीएम का है। करना क्या है, हमने 120, 144 और 180 का ना एलसीएम लेना है। और जो एलसीएम आएगा तो इसका मतलब उतने सेकंड बाद ये फिर से उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो क्या होगा इन तीनों का एलसीएम, समझते हैं देखो। अब एलसीएम का मतलब जैसे कि आप समझते हो कि भाई इन तीनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। और 120 और 180 यहाँ पर ऐसे नंबर्स हैं जिनके हर टेबल में ज़ीरो बनना तय है। तो आप सोचो कि ये ज़ीरो कब बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम देखो ज़ीरो तो बनाएगा ही बनाएगा। अब ये जो ज़ीरो बना रहा होगा ना 5 बारी में मल्टीप्लाई करने पर बनाएगा जो कि 720 होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 720 ना इन तीनों के ही टेबल में अब आ भी रहे हैं। तो 720 सेकेंड इसका एलसीएम होगा, जिसको आप अगर मिनट में बनाना चाहते हो 60 से डिवाइड कर दो। तो 12 मिनट आप कह सकते हो कि 12 मिनट बाद फिर से ये उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। और जैसे ही आप 12 मिनट जोड़ते हो 12 पीएम में, तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 12:12। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि भाई एक कार एक्स है जिसकी स्पीड यानी कि गति कार वाई से 50% ज़्यादा है। कार वाई की गति कार जेड से 50% ज़्यादा है, जबकि जेड जो है ना देखो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 2.5 घंटे में पूरा कर सकती है।
डिस्टेंस देखो 200 है और टाइम यहाँ पर 2.5 है, तो डिस्टेंस बाय टाइम आप समझते हो स्पीड होती है, जिसको कैलकुलेट करने पर आपको मिल रही है 80। तो z की स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ पर 80 होगी। अब देखो y की स्पीड ना इससे 50% ज़्यादा है, 50% का मतलब हाफ ज़्यादा है। और आप समझ रहे हो 80 का हाफ 40 होता है, यानी कि 40 जाता है, और 40 आप जोड़ोगे तो y की स्पीड 120 होगी। अब x की जो स्पीड है वो y से भी 50% ज़्यादा है, तो इस नंबर का 1/2 आप समझ रहे हो 60 होगा, और 60 ज़्यादा है तो x की स्पीड 180 होगी। अब आपको क्या करना है, देखो कार x को ना 3.5 घंटे चलवाना है और बताना है कितना डिस्टेंस ये चलेगी। तो 180 की मल्टीप्लाई आप 3.5 में कर देना, क्योंकि ये स्पीड है और ये टाइम है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बताता है, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 630 किलोमीटर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि अगर हम 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें वस्तु को बेचना होगा 750 रुपये में, जबकि हमने 5% हानि पर वस्तु को बेच दिया, तो सही में मतलब एक्चुअली में सेलिंग प्राइस क्या रहा। अब देखो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, जिसमें आप सीपी को मानोगे 4, और 1 रुपये का प्रॉफिट आपने मान रखा था हम कमाएंगे, तो सेलिंग प्राइस 5 होना चाहिए था, और सेलिंग प्राइस असल में 750 आपको पता रखा होना चाहिए था। 5 यूनिट की वैल्यू 750 है, 750 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 150 मिल जाएगा, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 4 यूनिट की वैल्यू आप समझ रहे हो 600 है। सीपी आपको पता चल चुका है 600। अब देखो इसको 5% लॉस पर बेचा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 600 का 10% बताओ, तो आप बोलोगे बस एक ज़ीरो हट जाएगी, 60 होगा। और अगर ये 10% है तो फिर 5% क्या होगा, आप बोलोगे इसका आधा कर दो, 30। यानी कि 30 रुपये के ना लॉस पर सामान को बेचा है। हमसे पूछा गया है कितने में बेचा है, तो आंसर होगा 570। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि एक्स ने ना 15,000 रुपये का एक लोन लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल उतना ही था जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे। कहता है कि जो उसने इन टोटल ईयर्स का मतलब जितने साल के लिए इसने पैसा लिया था, तो कुल 18,150 रुपये का ना ब्याज ब्याज भरा है। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। ये क्वेश्चन होता है क्या है, देखो अगर कभी भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ना अंडरस्टूड होता है कि 1 साल की दर। तो इसीलिए आप ऊपर रखोगे इंटरेस्ट, और वो भी कितने साल का, 1 साल का। 1 साल का क्यों रखा, क्योंकि ब्याज की दर का मतलब ही 1 साल से होता है। अपॉन में प्रिंसिपल, और परसेंट के लिए आप समझ रहे हो इनटू 100। अब मान लो बाय चांस जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप ऊपर 1 साल का नहीं बल्कि 2 साल का रखो, तो फिर आपको ये बात समझनी है कि अगर हम 2 साल का ब्याज ऊपर रखेंगे ना, तो हमें दर भी 2 साल की मिलेगी। अगर मैं ऊपर 100 साल का ब्याज रखता हूँ तो मुझे ब्याज की दर भी 100 साल की मिलेगी। उम्मीद है देखो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 18,150 रुपये जो ब्याज है, देखो वो मुझे नहीं पता कितने वर्षों का है, लेकिन जितने वर्षों का मैं ब्याज ऊपर रख रहा हूँ ना, जितना ऊपर मैं रख रहा हूँ तो उतने ही वर्ष की मुझे ब्याज दर मिलेगी, ये आप समझ रहे हो। नीचे आप प्रिंसिपल रखोगे यानी कि 15,000, और परसेंट के लिए 100। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि 5 ने काटा एक बारी, सॉरी 15 ने काटा एक बारी 15, 2 बारी काटा और एक बारी, तो 121% असल में ब्याज की दर नहीं है, बल्कि ये कुल ब्याज की दर है जो हमने टोटल टाइम में दी है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ हर साल का ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, और कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स रहे होंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 121 बना होगा। और यहाँ हमें पता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों आपस में बराबर है, तो अब एक ऐसा नंबर आप सोचो जिसकी मल्टीप्लाई मैं उसी नंबर में करूँ तो 121 आ जाए, और वो कोई और नंबर नहीं है, 121 का अंडर रूट है यानी 11। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 11% होगा और टाइम भी 11 वर्ष होंगे, तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 11%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर कहता है कि भाई पहले 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं को लिखने पर क्या होगा कि आपको कुछ नंबर्स ऐसे मिलेंगे जिसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 5 होगा।
तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं ना 100 तक, वो कितना परसेंट है, मतलब 100 के कंपैरिजन में कितना परसेंट है वो आपको बताना है। अब समझते हैं, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ भाई 0 से लेके 10 तक, मतलब पहले 10 नंबर्स का मैंने एक स्लॉट बना लिया, अगला स्लॉट मैं अगले 10 नंबर्स का बनाता हूँ 11 से 20, फिर ऐसे मैं 21 से 30 देख लेता हूँ। और अगर आप समझ पा रहे हो तो ऐसे ऐसे टोटल स्लॉट जो बनेंगे ना वो 10 बनेंगे। अब एक स्लॉट में हमें कितने नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका इकाई अंक 1 होता है या 5 होता है, तो आप बोलोगे 0 से 10 तक तो 2 ही नंबर है, या तो 1 या 5। 11 से 20 भी 2 ही नंबर है, या तो 21 या 25। 21 से 30 भी 2 ही नंबर है, या तो 21 या 25। तो आप बोलोगे हर स्लॉट में ना दो दो नंबर मिल रहे हैं और टोटल स्लॉट 10 है, तो यानी कि ऐसे टोटल 20 नंबर है और इनका परसेंटेज जो हमें निकालना है आउट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स में से निकालने हैं, यानी कि 100 से निकालने हैं, और परसेंट के लिए भी 100 ही करना होता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 20%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि एक्स ने 50 दर्जन पेन खरीदे 900 रुपये में। अब 50 दर्जन, जैसे कि आप समझते हो एक दर्जन में भाई 12 होते हैं, तो 50 दर्जन का मतलब हुआ 50 गुना 12, यानी कि 600। 600 पेन एक्स ने खरीदे हैं 900 रुपये में, और उसने क्या किया है कि हर डिब्बे में ना 10-10 पेन रख के 20 रुपये में बेच दिए, यानी कि उसने 10 पेन को, हर 10 पेन को 20 रुपये में बेचा है। और प्रॉफिट परसेंट हमें पता करना है, तो देखो आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को ना सेम बनाना होता है। आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर 60 से ना गुना करके इसको 600 बना लो। अब आर्टिकल्स इक्वल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आपने 60 से किया है तो उतने ही टाइम्स रुपीस भी हो जाएंगे। अब आर्टिकल सेम है, देखो इस तरफ देखना ही नहीं है, आप बस इतनी सी बात समझो, 900 रुपये में जो भी सामान खरीदा वही सारा सामान 1200 में बेचा, तो आप बोलोगे 300 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जैसे कि आप समझ रहे हो, प्रॉफिट बाय सीपी करना होता है, सीपी 900 है, और परसेंट के लिए इंटू 100। तो यहाँ से देखो आपको 1/3 मिल रहा है, और 1/3 100 का कौन सा हिस्सा होता है, तो वो होता है 33.33। तो इतना परसेंट इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि एक फल विक्रेता ने 5 दर्जन केले खरीदे 480 रुपये में। जैसे कि आप समझ रहे हो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो आप 60 दर्जन कह सकते हो, सॉरी 60 केले कह सकते हो। 5 दर्जन में 60 केले हुए, कि 60 केले उसने 480 रुपये में खरीदे। अब वो किसी दूसरी दुकान से खरीदने गया सामान, दूसरी दुकान से जो सामान खरीदने गया तो वहाँ उसको 5 स्कोर्स ऑफ बनानास मिलते हैं 800 रुपये में। अब स्कोर्स जो यूनिट होती है ना, तो इसमें होते हैं एक स्कोर में 20। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं तो एक स्कोर में होते हैं 20, तो 5 स्कोर का मतलब 100 हो गया। तो इस दुकान से उसने 100 बनाना खरीदे, और वो भी कितने रुपए में, 800 में। तो देखो अब एक बारी यहाँ से हम टोटल देख लेते हैं कितना सामान और कितने रुपए उसने खर्च किए अभी तक। तो उसने देखो 160 बनाना खरीदे है टोटल, और 800 और 480 यानी कि 1280। अब यहाँ से अगर मैं एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ एक बनाना का, तो आप समझ रहे हो 1280 को 160 से डिवाइड करने हैं। तो डिवाइड जब आप करोगे तो आपको एक केले का ना एवरेज कॉस्ट पता चलेगा 8 रुपये, और आपको ना हर एक केले पर 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो 8 रुपये का आप खरीद रहे हो और 25% कमाना है, तो इसका 25% निकाल के 8 में जोड़ दो, और 8 का 25% जो होता है ना, देखो वो कितना होगा, 2। तो 8 रुपये में 2 प्रॉफिट जोड़ोगे तो इसका मतलब है कि 10 रुपये प्रति केले की तरह से उसे बेचना होगा। 10 रुपये इसका आंसर है। देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, तो एक पाई चार्ट आपको दिखा रखा है, और यहाँ पर आपको बताया है कि ये PQRS इन 4 स्कूल से कितना कितना परसेंट बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है एक एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए। टोटल ये सभी बच्चे मिलाकर देखो हमें बता रखे हैं 800, और उनमें से देखो 30% बच्चे स्कूल पी के हैं, 20% क्यू के हैं,
35% आपके आर से है और 15% है एस से। मैंने सबका परसेंटेज हटा दिया, और अगर मैं सबका परसेंटेज हटा रहा हूँ ना, तो थोड़ी देर के लिए आप इस डाटा को 100 मान के चलो कि टोटल 100 बच्चों ने यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जबकि वो बच्चे हैं 800। बस आप इतना ध्यान रखना, जो भी आप आंसर लास्ट में करोगे ना, 8 टाइम्स करते हुए करना। बाकी सारी कैलकुलेशन हम फिलहाल करने वाले हैं 100 पर। तो 100 में से भाई 30 बच्चे स्कूल जो पी से थे, तो हमें बता रखा है उनमें से पास कितने हुए, 80%। अब 30 का 80% जब आप निकालोगे, देखो इस तरीके से, तो वैसे तो आप इसको ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो। आप समझ रहे हो कि भाई 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और आप बोलोगे कि 24 बच्चे यहाँ पर पास हुए। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे स्कूल केयू से 20% बच्चे थे, 100 का 20% 20 ही होता है, और पास कितने हुए, 90%। तो जब आप 20 का 90% निकालोगे, तो फिर से आप समझ रहे हो कि 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और 18 होगा। 18 बच्चे यहाँ पर पास हुए। आर में देखो 35 बच्चों ने एंट्रेंस दिया था, बट पास कितने हो रहे हैं, 90। तो इसका जब हम 90% निकालेंगे, देखो ऐसे, तो फिलहाल एक ज़ीरो से ज़ीरो काट लो बस, और 35 गुणा 9 315 होता है, 10 से डिवाइड करोगे तो 31.5 हो गया। जबकि स्कूल आर से जितने बच्चे आए थे ना, सभी पास है, 100 के 100%, यानी 15 के 15 बच्चे पास हैं। तो हमसे इन्होंने पूछा है कि टोटल उन स्टूडेंट्स को जोड़ो भाई जो पास हुए हैं, और मैंने 100 में से आपको दिखाया है, तो आप देखो टोटल करो कि 24 और 18 होता है 42। 42 में 15 जोड़ोगे तो 57, 57 होता है। और 57 में जब आप इतना जोड़ोगे, तो आपको मिलेगा 88.5। कितने में से, 100 में से। जबकि मैंने आपको बताया था 800 में से बताना है, तो इसी को बस आप 8 गुना कर लो। और देखो नीचे इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जब 88.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो ये पर पॉइंट हटेगा, नीचे देखो एक 10 आ गया, 2 से 4 बारी कटा, 5 बारी, और 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, 3 8, यानी 7 बारी 35 और 7। तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो बहुत आसानी से आपको 708 मिल रहे हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, और आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रखा है। कहता है कि ये जो एक तो दो चीज़ें हमें दिखा रखी है कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो जो रॉ मटेरियल्स है वो ब्लू से रिप्रेजेंटेड है, और दूसरा कलर जो है वो आपको बता रहा है फिनिश्ड गुड्स। क्या पूछा है, देखो समझते हैं। कहता है जो एवरेज वैल्यू है ना फिनिश्ड गुड्स की, वो कितना परसेंट ज़्यादा है एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल से सभी वर्षों में, वो आपको बताना है। हालांकि देखो यहाँ एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आप समझ रहे हो क्या करना होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो चाहे आप एवरेज निकाल लो रॉ मटेरियल्स का, चाहे आप निकालो वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स का, लेकिन नीचे जो एन होगा ना वो तो देखो सेम ही होगा। और परसेंटेज निकालते टाइम क्या होगा कि वो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम बचाओ, टोटल करो बस, और टोटल से ही काम हो जाएगा। मतलब एवरेज नहीं निकालेंगे, सिर्फ सम से काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो ये फिनिश्ड गुड्स है ना, इनको जोड़ते हैं। 6700 हुआ, 2100 हुआ, इन सबको आपको जोड़ना है। तो 2 जीरो तो देखो आप लगा लो, सबके साथ है, और बाकी जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि 67 में आप 21 जोड़ते हो तो 88 हो गया। 88 में जब आप जोड़ोगे ना 28 को, तो ये 116 हो गया। 60 जोड़ोगे 176 हो गया, और 84 जब आप उसमें जोड़ोगे तो ये आपका हो गया 260। तो इतना तो सम बन रहा है भाई फिनिश्ड गुड्स का। अब हमें सम निकालना है किसका, रॉ मटेरियल्स का। तो देखो फिर से यहाँ पर सब सब जगह आपको दो दो ज़ीरो नज़र आ रही होगी, तो 2 ज़ीरो तो आप लिख ही दो, और बाकी दो दो नंबर डिजिट्स को जोड़ते हैं हम। 48 और 18 आपका होता है 66, और 21 आप जोड़ोगे 67, 77, 87। 87 में फिर आप 39 जोड़ोगे, और एक 69 जोड़ोगे, तो इसको टोटल करते हैं। देखो 9 और 9 8 और 7, 9 और 9 18 और 7 हो गया 25, 8 और 2 10 और 3 13 और 6 19। तो यानी कि 19500 यहाँ लिख देते हैं। देखो 19500। तो बस ये कितना परसेंट ज़्यादा है आपको ये कैलकुलेट करना है, और आपको नज़र आ रहा होगा 6500 ज़्यादा है
कंपैरिजन क्योंकि 19500 से हो रहा है, नीचे लिखोगे आप परसेंट के लिए 100। देखो 2 से 2 ज़ीरो यहाँ भी कैंसिल आउट, 65 से ये 3 बार ही कट रहे हैं, और 1/300 का ऊपर भी हमें मिला था जो कि होता है 33.33%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि भाई जो 40% है एक्स का, देखो आप 40/100 लिख लो या फिर छोटा करके आप 2/5 भी लिख सकते हो। तो 2/5x ना यहाँ पर बराबर बता रखा है वाई के। आप इस x को यहाँ से हटा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लेकर आओ। x और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है देखो रेशियो में, और आप एक जीरो और लगा लो। अभी कहता है कि 40 का y%, देखो 40 यहाँ पर एक नंबर है और उसका ना y% निकालना है, यानी 20% निकालना है। तो 20% जब आप निकालोगे तो आपको मिल रहा है देखो 8। और अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन 8 बना रहा है। तो देखो एक ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर आंसर है, मैं इसी को चेक करा देता हूँ। 16% ऑफ एक्स, एक्स का मतलब 50 है, तो 50 से देखो ये 2 बार ही कटा और 2 से 8 बार ही, तो यही ऑप्शन 8 बना रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नजर आ रहा है, मैंसुरेशन से कहता है कि एक सिलेंडर है जिसका आयतन वॉल्यूम 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी रेडियस भी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इसको पिघला करना एक घन बनाया जाता है यानी कि एक क्यूब। तो उस क्यूब की प्रत्येक भुजा हमें पता करनी है। अब कभी भी अगर आप शेप चेंज करते हो ना 3D में, तो वॉल्यूम्स को बराबर करना होता है, और क्योंकि हमें वॉल्यूम तो दे ही रखा है सिलेंडर का, तो सिलेंडर की डायमेंशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या उसकी रेडियस है क्या हाइट है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 1728 है तो क्यूब का वॉल्यूम भी 1728 ही बनना चाहिए, जबकि अगर मैं क्यूब की प्रत्येक भुजा को ए मान लूँ तो आप समझते हो कि ए क्यूब होता है वॉल्यूम। तो अगर ए क्यूब 1728 है तो हमें ए निकालना है, और आप समझ रहे हो 1728 12 का क्यूब होता है, 12 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है, ए और बी का ना यहाँ पर आपको खर्चों का अनुपात दे रखा है, और वो है 9:10। अब कहता है कि दोनों के खर्चों को 9000 से बढ़ा दिया जाता है, मतलब दोनों को इक्वल इक्वल बढ़ाया जा रहा है, और तब जाकर ये नया रेशियो 12:13 हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें रेशियो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है 3 3 से बढ़ रहे हैं, बस इस 3 की ही वैल्यू 9000 है, और 9 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 3000 मिल रही है। अब ए का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, वास्तविक खर्च हमसे पूछा जा रहा है जो कि 9 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आप समझ रहे हो 27,000 होगी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 15। ये मैं आपको समझा रहता हूँ कि इसमें मेनली करना क्या है और क्या यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें करना क्या है भाई, टोटल हमें 960 लोगों को लेकर आने हैं एक रेस्क्यू करने के लिए, और एयरफोर्स के पास क्या है कि 2 हेलीकॉप्टर्स है। एक हेलीकॉप्टर तो एक बारी में 48 लोगों को लेकर आ सकते हैं, 48 सीटर है वो। दूसरा हेलीकॉप्टर एक ही बारी में 60 लोगों को ला सकते हैं। नंबर ऑफ राउंड, पहले हेलीकॉप्टर ने 5 लगाए और दूसरे ने 6 लगाए हैं, तो 48 एक बारी में लेकर आएगा, तो 5 राउंड लगाए, तो आप समझ रहे हो 48 गुना 5, 240 को तो ये लेकर आया। उसी तरीके से देखो 60 सीटर ये वाला हेलीकॉप्टर है और 6 चक्कर लगाए हैं, 360 को ये भी लेकर आया होगा। तो यानी कि 960 में से अभी तक 360 और 240, 600 तो आ चुके हैं लोग। अभी कितनों को और लेकर आने हैं, तो आप बोलोगे 360 को। अब 360 को जो लेकर आ रहे हैं ना हेलीकॉप्टर, तो उसमें 72 सीट्स है भाई, और आपसे पूछा है कितने राउंड इसको लगाने होंगे। तो बिल्कुल आसान है, इसको 5 राउंड लगाने होंगे, यही इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ना x/y आपको दे रखा है 4/5, और देखो जो चीज़ अपोन में होती है ना तो वही मतलब होता है रेशियो में, तो x और y का ना एक तरीके से आपको रेशियो दे दिया, और देखो एक रियल वैल्यू भी दे रखी है। बट आप करो क्या, जो वैल्यूज़ आपको रेशियो में मिल रही है आप यहाँ उनको पुट करो। जैसे x 4 है तो 5 × 4 20 हो गया, और y का मतलब 5 है तो 8 × 5 40 हो गया। तो हमारे रेशियो के हिसाब से ये वैल्यू 60 आनी चाहिए, बट ये वैल्यू दे 240 रखी है, तो आप समझ रहे हो कि ये 60 का ना 4 गुना है। और अगर ये 60 का 4 गुना होगा
तो इसका मतलब है एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ भी 4 4 गुनी होगी। तो एक्स की वैल्यू देखो हमसे पूछी जा रही है और 4 × 4 आप समझ रहे हो 16 इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको बता रखा है कि एक बाइक है जो कि 120 मीटर चल सकती है 5 सेकंड में। देखो 120 यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, और 5 क्या है यहाँ पर, टाइम। तो यहाँ से ना आपको स्पीड मिल गई और ये स्पीड आपको मिल रही है 40 मीटर पर सेकंड। कहता है इसको कितने % से भाई बढ़ाना होगा ताकि यही कार मतलब ताकि कार 360 किलोमीटर की दूरी चल सके 3 घंटे में। कहने का मतलब है कि एक कार है यहाँ पर वो 360 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है और उसके जितनी स्पीड हमें बाइक की बनानी है, जबकि ये स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि यूनिट अलग है, और यहाँ 40 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें दोनों की यूनिट्स को सेम बनाना होगा, या तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो या इसको मीटर पर सेकंड में। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ, जिसके लिए मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 6 से ये नंबर 3 बारी कटा और 6 से ये नंबर 20 बारी में कटा, तो यानी कि 100/3 हमें स्पीड बनानी है, जबकि हमारी स्पीड 40 है। भाई थोड़ी सी यार एक गलती आप ठीक कर लेना, जल्दबाजी में हो जाती है। 120/5 40 नहीं होता यार, ये होगा आपका 24। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, हो जाती है गलतियाँ। तो 100/3 स्पीड आपको बनानी है 24 से। तो बढ़ानी होगी, कितना बढ़ाना होगा, तो उसके लिए 100/3 में से ना आपको 24 घटाना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 24×3 = 72, जब 100 में से आप घटाओगे तो 28/3। तो आप बोलोगे कि भाई इतनी स्पीड बढ़ानी है 28/3। अब मैं ये हटा देता हूँ। 28/3 जो स्पीड हमें बढ़ानी है वो ओरिजिनल पर बढ़ानी है। ओरिजिनल का मतलब 24 पर, और परसेंट के लिए 100। तो इसको देखो आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे कि ये 8 से ना आप इसको काटो 6 से 7 बारी, और सॉरी 6 से नहीं 4 से 7 बारी, और यहाँ 4 से कटेगा 6 बारी, और 2 से काट दो इसको 50 बारी और 3 बारी। तो 350/9 बन रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि 9×3 = 27 होते हैं। उसके बाद बचा 8 और 0, और 9×8 = 72, और 38 से देखो एक ही ऑप्शन शुरू शुरू हो रहा है, तो 38.89% होगा इसका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको नजर आ रहा है। कहता है कि ए, बी और सी अकेले अकेले किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं वो 75 और 150 और 125 डेज लेते हैं। तो आपको इनका ना एलसीएम लेना है। और एलसीएम देखो कैसे लेना है इनका। अब जब 75 भी है और 150 भी है, तो 75 को तो भूल जाओ क्योंकि 150 उसको कवर कर लेता है। तो हम एलसीएम ले 150 और 125 का। अब देखो 150 जो होता है ना वो 25 के पहाड़े में 6 बारी में आता है, जबकि 125 25 के पहाड़े में 5 बारी आता है। तो एक जो कॉमन नंबर है देखो उसको तो आप एक ही बारी लिखो 25, और इनटू में 6×5। तो कुल मिलाकर जो एलसीएम आपको मिलेगा वो 750 मिलेगा। तो टोटल वर्क में यहाँ लिख देता हूँ 750, और 750/75 आप समझ रहे हो क्षमता 10 आ गई एक ही। 750 को जब आप 150 से डिवाइड करोगे ना तो 5 क्षमता बी की आ गई। और उसी तरीके से जब 750 को आप 125 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कितना, 125 दो बारी में 250 बनाता है, और 250 से 3 बारी 750 बनता है, यानी कि 6। अब तीनों की क्षमताएं देखो आपको मिल चुकी है। कहता है कि ए और बी ने क्या किया, 30 दिनों तक काम किया, और एक दिन का काम ए और बी का देखो आपके सामने है 10 और 5 15। तो इसका मतलब है इन्होंने इन 30 दिनों में 450 काम किया होगा। अब आगे क्या हुआ कि बाकी का जो भी काम है ना वो सी ने किया है। कितना काम बाकी बचा, 300, और सी की क्षमता कितनी है भाई, 6। तो यानी कि बाकी बचा हुआ काम करने में सी को ना 50 दिन का टाइम लगेगा। 50 इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है मैंसुरेशन से। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कहता है कि एक वाटर टैंक है
जिसकी आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। देखो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ, इस तरीके से आप बना लेना। इस तरीके से एक टंकी है भाई। अच्छा, इसकी लंबाई दे रखी है देखो आपको 50, चौड़ाई आपको दे रखी है 40, और ऊंचाई जो है देखो आपको बता रखा है कि इसमें जो पानी है ना वो 20 मीटर तक आ सकते हैं। और पानी 20 मीटर तक आने का मतलब है कि इसकी हाइट आपको 20 बता रखी है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है देखो वो एक पाइप से भरा जाता है, और आधी टंकी मतलब वो पाइप भर देता है। टंकी भरने के बाद उसी में से आधा भार भी हो जाता है। तो आप देखो बात को समझो, हाइट 20 है, इन हाफ भरा था इसका, यानी 10 भरा, और 10 का भी हाफ जो है वो बाहर चला गया, तो बचा कितना, 5। तो आप बोलोगे जो इसमें पानी है ना वो 5 मीटर तक है। यहाँ देखो मैंने दिखा दिया पानी, ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये 5 मीटर तक है। अब आपको ये बताना है कि जो वेट सरफेस है ना उसका एरिया क्या होगा। देखो वेट सरफेस का मतलब आप समझ रहे हो, जिस लेवल तक पानी है, मतलब जो भीगा हुआ है पानी में, उस सरफेस का एरिया बताना है। तो इसमें क्या करना होगा देखो, एक तो ये नीचे वाला जो बेस है ना ये पूरा भीग रखा है पानी में, एरिया ऑफ बेस। और जैसे कि आप समझते हो क्यूबॉइड ये शेप है, जिसका जो बेस होता है ना वो रेक्टेंगल होता है, और एरिया उसका कैसे निकलेगा, 50 × 40। तो एरिया ऑफ बेस इसका भीगा हुआ है प्लस, देखो बाकी के जो 4 फेसिस है ना, मतलब एक तरीके से जो चार दीवारी का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा। तो मतलब इतने इतने फेस का हमें और एरिया निकालना है। और ऐसे देखो 4 फेस है, और 4 फेसिस का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है 2 × में H × में L + B। जबकि L और B देखो यहाँ पर गिवन है आपको 50 और 40 90। और उसके अलावा जो हाइट है ना वो गलती से 20 मत ले लेना, क्योंकि जो भीगा हुआ सरफेस है ना वो 5 तक है। तो हाइट आप लोगे 5। तो 5 × 2 10, और 10 × 90 900 होता है। इधर से 2000 बन रहा है, 2000 में 900 जोड़ोगे तो आंसर होगा 2900। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं कि भाई 20,000 रुपये पर ब्याज लगता है 100% वार्षिक दर से। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो तीसरे वर्ष का ना ब्याज हमसे पूछा है। देखो इसको डिटेल आप कर सकते हो, जैसे कि 20,000। अब 100% दर का मतलब आप समझ रहे हो कि जितना होगा यहाँ पर प्रिंसिपल उतना ही ब्याज होगा। तो 20,000 रुपये ना एक साल के एंड में अगर आप समझ पा रहे हो तो 40,000 बन जाएंगे। फिर 40,000 रुपये अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल होगा, और 100% का मतलब इतना ही ब्याज मिल जाएगा, तो यानी कि ये 80 बन जाएंगे। फिर दूसरे साल के शुरुआत में, मतलब तीसरे साल के शुरुआत में जो ये 80 रुपये आपको नज़र आ रहे हैं, तो 80 ही आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और 160, मतलब मैंने यहाँ पर देखो 3 3 0 कम लगाई है, वो आप लगा लेना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज आपके सामने है, जो 80 नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो 3 0 और लगा देना, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो 80,000 रुपये होगा। तो मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके लिए कुछ ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करना। यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है, बाकी जल्द मिलते हैं किसी दूसरे पेपर के साथ। और जो भी पेपर आप पहले कराना चाहते हो मुझे कमेंट कर सकते हो, ये पेपर आज का भी डिमांड पे ही था। बाकी जल्द मिलते हैं अगले आंसर की के साथ, जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।